मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। एक और कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दे दिया है। स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमास सलीम ने इस्तीफा दिया है। पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे थे। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को झटकों का दौर अभी भी जारी है और एक और कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दिया है। स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमास सलीम ने इस्तीफा दिया है और आरोप क्या लगाए, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगता हुआ। इसके पहले जब 4 चरण में यहाँ पर मतदान हो रहे थे, उस दौरान भी दल बदल की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी थी और ऐसे में जीतू पटवारी ने कहा भी था कि इस पर सिर्फ बीजेपी को दोष देना ठीक नहीं, कांग्रेस को भी खुद के अंदर झांकना चाहिए। हम इसका अवलोकन कर, हम इसका आकलन करेंगे, हम देखेंगे। और कल एक बहुत बड़ी बैठक भी होने वाली है कांग्रेस कार्यालय में। आपको बताएं कि उस नेताओं को कैसे एकजुट करना है, इसकी कवायद जारी है और इसको लेकर कल एक बैठक भी होनी है कांग्रेस के दफ्तर में। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस को। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें वास्तु दोष बताया गया था और कई बदलाव वहां पर करने के आसार और कई बदलाव किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके झटके जो लग रहे हैं कांग्रेस को वो अभी भी लगातार जारी हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, कल एक बड़ी बैठक होनी है कांग्रेस की और उससे पहले एक और बड़ा झटका, कितना नुकसान कांग्रेस को? देखिए प्रतिज्ञा, हम यहीं बैठे हुए अलमास सलीम जी के घर बैठे हुए हैं। वो हमारे साथ जो है अभी आएंगे और वो बताएंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे, क्या जो है ऐसी स्थितियां बनी कांग्रेस में। उन्होंने जो लेटर है उसमें अपमान का आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसके साथ उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि कोई कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है। अलमास सलीम जो है, उनके पिताजी भी इसी कांग्रेस में रहे, यानी ये दूसरी पीढ़ी थी उनकी, और इस समय उनको छोड़ना जो है बड़ी जो है कहीं ना स्थिति खराब बताती है। दूसरी बड़ी, अलमास सलीम हमारे बीच आ गए हैं, हम उनसे जो है बात कर रहे हैं। सलीम जी नमस्कार, बताइए क्या स्थितियाँ रही, आखिर आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से मुस्लिमों को लेकर उपेक्षा की जा रही है। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा था, महिलाओं को लेकर भी किस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह की भाषा? अभी आपने देखा होगा, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने क्या हमारी डबरा की जो पूर्व विधायक हैं इमरती देवी जी, उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उससे पहले मैंने विधानसभा में भी काम किया प्रदेश प्रवक्ता के रूप में, और अभी वॉर रूम में को चेयरमैन के रूप में मैं काम कर रहा था। लेकिन वॉर रूम के अंदर जिस तरीके से जनता के हित में काम होना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ पे तैयारी होनी चाहिए थी, भाई चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जनता के प्रति समर्पण होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं कमी लगती है। वॉर रूम के अंदर सिर्फ कचौड़ी और समोसे खाने का प्रोग्राम चलता था। इसके अलावा जिस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए थी, वैसी कोई तैयारियां नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं, पूरी लापरवाही बरती जा रही थी, केवल कचौरी समोसे जो है उस तक सीमित हो गया था वॉर रूम। आपने दुर्व्यवहार की बात की है, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर भी बताइए। ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहें तो किसी भी लीडर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे आज लोग कांग्रेस में प्रताड़ित हैं। जिस तरीके का बर्ताव कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रास रूट लेवल पे दिन रात पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सम्मान है जो वो दे सकती है अपने कार्यकर्ता को, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। मेरा इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मेरे स्वर्गीय पिता मोहम्मद सलीम BDA में उपाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में NSUI के टाइम से, और आखिरी वक्त तक, उनकी आखिरी सांसों तक वो उपचुनाव में भी मेहनत करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, इस पार्टी के समर्पण के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद आज मैं बहुत ही निराश हूँ। बहुत ही भारी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है वो मजबूर होकर दिया है, क्योंकि एक वर्कर, एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर। अपमान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, युवाओं का अपमान किया जा रहा है। आप तो स्टेट वॉर रूम देखते थे, इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, तो आखिर जीतू पटवारी क्यों नहीं चीज़ों को संभाल पा रहे? देखिए, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मुझ जैसा युवा जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, हाई कोर्ट में एडवोकेट है, एक मुस्लिम, एक
चेहरे की तरह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, अगर अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि वे कहाँ पे गलतियाँ कर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को 3-4 चीज़ें जो हैं ये छोड़ देनी चाहिए। एक तो महिलाओं को लेकर उपेक्षा, उनका अपमान, युवाओं को लेकर अपमान, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह हमेशा इस्तेमाल करते हुए आई है। मुसलमान उनको एक वोट बैंक की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर आप इलाकों में जाएंगे जहाँ पर कांग्रेस से विधायक रहे हैं, जहाँ पे मुसलमान पॉकेट्स हैं, जहाँ पे अल्पसंख्यक पॉकेट्स हैं, वहाँ पे जाके आप देखेंगे विकास की क्या स्थिति है, तो आपको मालूम चलेगा कहीं पे रोड नहीं बने हुए, कहीं पे घर जर्जर हालत में, विकास का कहीं पर भी आपको नाम और निशान नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो सबके सामने। आप भोपाल की बात करें, भोपाल में देख लें, आप उत्तर भोपाल चले जाएँ, आप मध्य भोपाल के मुस्लिम रिहायशी इलाके में चले जाएँ, आप मेरी बात पे भरोसा मत करें, लेकिन आप खुद जाके देखें मुस्लिम रिहायशी इलाकों में कि क्या वहाँ पे विकास हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। बड़ी बात कही, मुस्लिम तुष्टीकरण, बड़ी बात कह रहे हैं अल्मास सलीम यहाँ पर। आप उनसे बात करते रहिए, आपके पास वापस आएंगे। तो ये बड़ी बात कह रहे थे अल्मास सलीम, और उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो वॉर रूम में जब होते थे तो वहाँ पर पार्टियां चलती थी और काम कुछ भी नहीं होता था। अब आगे और क्या कुछ आरोप लगाएंगे उस पर शाम बात कर रहे हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। विभव पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में शनिवार देर रात तक सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव को 7 दिन की कस्टडी मांगी थी और पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। विभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इससे पहले मामले में 2 सीसीटीवी भी सामने आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल मामले में विभव आरोपी बनाए गए थे और उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी, और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाए कि स्वाति मालीवाल केस में कब कब क्या कुछ हुआ। तो 13 मई को 9 बजे वो सीएम आवास पहुंची स्वाति मालीवाल, उसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची। अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ मारपीट की शिकायत स्वाति मालीवाल ने की। और इसी में आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर भी दर्ज की थी, और एफआईआर में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको बता देते हैं। एफआईआर में उन्होंने कहा, विभव ने मुझे कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे, मैं चीख रही थी, पूरी तरह से शॉक्ड थी, मेरी शर्ट को खींचा, शर्ट के बटन खुल गए, मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया, मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, मैं बहुत दर्द में थी और मेरी शर्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन वो फिर भी मुझ पर हमला करता रहा। मैं बार बार ये कह रही थी कि मुझे जाने दें क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो मेरे पेट पर लात मारता रहा। मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान ज़मीन पर गिर गई और अपना चश्मा वहां से उठाया। मैं इस हमले से बहुत सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की पूरी सूचना दी। तो एफआईआर में ये बातें कही हैं स्वाति मालीवाल ने। 13 मई को ये पूरी घटना, 13 मई को ही उन्होंने पीए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने वहीं 14 मई को आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने माना था कि बदतमीजी बदसलूकी की गई है। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना ने स्वाति मालीवाल से 16 मई को बात किया। पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज कर लिया। तो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेकर 30 हजारी कोर्ट में इस पर कार्रवाई चली और 5 दिन की पुलिस कस्टडी पे विभव कुमार को भेज दिया गया है। तो वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जेल का खेल ना खेलें, वो खुद बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहे हैं, जिसको जेल में डालना है डाल दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। अब उनके पीए विभव कुमार को भी जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इससे वो डरने वाले नहीं हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब ये खबर आई कि सीएम जाने वाले हैं, दिल्ली के सीएम पीएम बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, तो अब वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं।
और 12 बजे मार्च करेंगे केजरीवाल बीजेपी हेडक्वार्टर का। और वो ये कह रहे हैं कि जेल का खेल हो रहा है, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल साफ तौर पर हम बता देना चाहते हैं कि विभव कुमार स्वाति मालीवाल से बदतमीजी के मामले में जेल गए हैं, लेकिन केजरीवाल यहां पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अब दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा कूच कर रहे हैं। पूर्व सीएम बघेल बिहार और हिमाचल का दौरा करेंगे। चरण दास महंत ने हरियाणा के बाद ओडिशा में प्रभार संभाल लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद दिल्ली जाएंगे। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा और एआईसीसी के निर्देश जारी होते ही अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने नेता पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी के दिग्गज भी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता भी दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा कूच कर रहे हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बिहार और हिमाचल का दौरा करेंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल का रुख करूंगी मैं। अनमोल, कांग्रेस ने भी अब कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाहट दिखानी शुरू कर दी है। जिस तरह बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी अलग अलग जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से? सही कहा प्रतिज्ञा आपने कि ठीक बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की रणनीति दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो यहाँ के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हो, पार्टी अपने अपने नेताओं को अलग राज्यों में ड्यूटी लगा रही है। देखिए, यही वजह था कि भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है रायबरेली का, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब वहाँ पर चुनाव प्रचार जो है वो कर भूपेश बघेल अब रायपुर लौटे हैं और अब जो खबर आई है कि अब वो बिहार में और हरियाणा में जो है चुनावी प्रचार कमान संभालेंगे। और हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश वही राज्य है जहां पर भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक के तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में भेजा गया था। तब जाकर वहां उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी दिखी थी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी भूपेश बघेल एक अहम भूमिका निभाए थे हिमाचल प्रदेश में। और अब खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश की भी कमान एक बार फिर से भूपेश बघेल को सौंपी जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, कांग्रेस भी अपनी नेताओं को यूटिलाइज करने में लगी हुई है। जो नेता बैठे हुए हैं, जो नेता जिनके यहाँ राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो गए। वैसे अगर मोहन मरकाम की बात करें, जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खबर आ रही है कि वो अब हरियाणा जाएंगे। सिरसा में जो पूर्व प्रभारी रही हैं कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, उनके पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। महिला नेताओं को भी हरियाणा, दिल्ली भेजा गया है कांग्रेस की तरफ से। इसी तरीके से चरण दास महंत जो है वो अब उड़ीसा आपको नजर आएंगे, क्योंकि 25 तारीख को उड़ीसा में भी मतदान होने हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार कर ली है कि जो भी तमाम बड़े नेता है, जिनकी एक प्रदेश में मान मर्यादा है, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको जो है अलग अलग राज्यों में भेजकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। है वो कितना काम करती है, ये तो 4 जून को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुरैना के अंबाह से है, जहां अवैध शराब बिकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबाह शहर में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिली भगत से शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। शराब बेचने का आरोप अंबाह नगर पालिका वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद सोनू तोमर पर लग रहा है। आरोप है कि तोमर के घर पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। वीडियो वायरल होने के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल एक वीडियो आया है जिसमें बहुत सारी जो है शराब किसी शॉप पे दिखाई दे रही है और वो वीडियो किसी पर्टिकुलर किसी तोमर का बताया जा रहा है। इस संबंध में मेरी थाना प्रभारी से और एसडीएम दोनों से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी 2-3 दिन पहले भी वहाँ दबिश दी थी, तब कुछ मिला नहीं, लेकिन जो है शीघ्र ही वो सब जो भी अवैध तरीके से बिक रही शराब है उसको बंद कराया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मनोज उपाध्याय हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। मनोज, कांग्रेस पार्षद के घर पर ये वहां का वीडियो बताया जा रहा है, अवैध शराब उनके घर पर बेची जा रही है, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर?
जी प्रतिक्रिया बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। अम्बा आपके वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी वीडियो वायरल हुए हैं और जो शराब के पुराने तस्कर है, बहुत दिनों से उनके घर पे शराब बेची जा रही है। फिर अम्बा में पुलिस और आबकारी विभाग इतना निष्क्रिय हो गया है कि किराने की दुकान पे भी बियर और अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कार्य नहीं कर पा रहा। जब इसकी बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की तो उन्होंने कहा वीडियो वायरल है और पुलिस को निर्देशित किया है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। पहले भी इनके घर पे छापा डाला था तो कोई शराब नहीं मिली। ये सिर्फ एक जो कार्रवाई या मीडिया के सामने कहने की बात है, लेकिन अम्बा में खुलेआम जो सोनू पार्षद तोमर हैं उनके घर पे सब वीडियो वायरल हो रहा है और साहब बियर और लाल के पौआ साफ बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हो सकता है ये खबर देखने के बाद शायद पुलिस हरकत में आए और कोई कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर में बात करेंगे कूनो से। ग्वालियर पहुंची मादा चीता वीरा भंवरपुरा के गांव में उसने बकरियों का शिकार किया है। चीता की खबर के बाद वन विभाग की टीम एक और जहां अलर्ट हो गई तो वन अमला भंवरपुरा गांव पहुंच चुका है और रेस्क्यू की कोशिश कर रहा है। और चीते की तस्वीर आपको दिखा दें, कूनो से ग्वालियर पहुंची है ये मादा चीता। इसने बकरियों का शिकार किया और अब वन विभाग तक इसकी खबर पहुंच चुकी है और वन विभाग अमला जो है वो भंवरपुर गांव पहुंच चुका है। रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनिल, चीते के होने की खबर आई है ग्वालियर में, कितनी मुस्तैद है वन विभाग की टीम? बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया, ये मादा चीता वीरा है जो कूनो के जंगलों से होते हुए ग्वालियर की सीमा में पहुंची है। शनिवार की शाम बताया जा रहा है कि भंवरपुरा के गांव में वीरा ने दस्तक दी और जहां पर जो एक किसान बकरियां चरा रहा था और इसी दौरान बकरियों पर मादा चीता वीरा ने हमला किया, जिसमें 3 बकरियां घायल हो गई हैं और इसके साथ ही जो मादा चीता वीरा है उसमें से एक बकरिया को घसीटकर जंगल के किनारे ले गई है। तो इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो पूरे गांव में दहशत का माहौल है और इस बात की जानकारी जब वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो वहां रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई है और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसे रेस्क्यू कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। और अगली खबर आपको भोपाल से बताएंगे। भोपाल के जेपी अस्पताल में पहली बार घुटनों का ट्रांसप्लांट किया गया। सरकारी जिला अस्पताल में सुविधा शुरू हो गई है। छतरपुर निवासी भगवान दास अहिरवार के घुटनों का ट्रांसप्लांट हुआ। जेपी अस्पताल में सरकारी दरों पर हो पाएगा ट्रांसप्लांट। प्राइवेट अस्पतालों में ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो वहीं अब सरकारी अस्पताल में शुरू हो चुका है घुटने का ट्रांसप्लांट और वो किया भी गया। छतरपुर के निवासी भगवान दास अहिरवार के घुटनों का ट्रांसप्लांट हुआ है और सरकारी अस्पताल में जितने दर पर वहां पर उपचार किए जाते हैं वही पैसे लगेंगे प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं।